केशवानंद भारती मामला, एक ऐसा केस जिसने सब कुछ बदल दिया। हाँ, आज हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर हम उसी ऐतिहासिक दिन और उसके पीछे की कहानी को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। कि कैसे इस एक फैसले ने संसद की संविधान बदलने की शक्ति और नागरिकों के मौलिक अधिकारों के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश की। तो चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। जरूर। तो कहानी शुरू होती है संविधान के दो महत्वपूर्ण हिस्सों के बीच के एक तनाव से, है ना। भाग 3 जो हमें मौलिक अधिकार देता है, और भाग 4 यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिन्हें हम डीपीएसपी भी कहते हैं। हाँ, डीपीएसपी। बिल्कुल। मौलिक अधिकार जैसे समानता का अधिकार या उस समय जो संपत्ति का अधिकार था, वो तो नागरिकों को गारंटी थे, एकदम पक्के वाले अधिकार। लेकिन फिर ये डीएसपीज क्या थे? देखिए, डीएसपी एक तरह से सरकार के लिए लक्ष्य थे, गाइडलाइंस थीं सामाजिक और आर्थिक न्याय लाने के लिए, जैसे जमीन सुधार करना या धन का समान वितरण हो। अच्छा, तो दिक्कत कहाँ से शुरू हुई? अधिकार भी हैं, लक्ष्य भी हैं। दिक्कत तब शुरू हुई जब सरकार ने डीएसपी लागू करने के लिए कानून बनाने शुरू किए, जैसे वो जमीन सुधार कानून लाए। अब इन कानूनों को अदालतों में चुनौती दी जाने लगी। ये कहा गया कि ये कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, खासकर संपत्ति का अधिकार और समानता का अधिकार। और कोर्ट ने क्या कहा शुरू में? शुरुआती फैसलों में, जैसे 1951 का शंकरी प्रसाद मामला था, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हाँ, संसद मौलिक अधिकारों में भी बदलाव मतलब संशोधन कर सकती है। ठीक है। लेकिन फिर 1967 में आया गोलकनाथ मामला, और यहाँ कोर्ट ने अपना स्टैंड बदल दिया। पलट गए? हाँ, कह सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। इससे एक बड़ा गतिरोध पैदा हो गया। सरकार कुछ करना चाहती है, पर कोर्ट कह रहा है आप मौलिक अधिकार नहीं बदल सकते। और यहीं से मामला थोड़ा और पेचीदा हो गया होगा। बिल्कुल। गोलकनाथ फैसले के बाद इंदिरा गांधी के नेतृत्व में एक बहुत शक्तिशाली सरकार आई। वो सामाजिक आर्थिक बदलाव लाना चाहते थे, जो उनका एजेंडा था। लेकिन कोर्ट का फैसला तो रास्ते में था। सही। इसीलिए सरकार फिर 2 बड़े संविधान संशोधन लेकर आई, 24वां और 25वां। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण थे। 24वां संशोधन क्या था? 24वें ने गोलकनाथ फैसले को एक तरह से निष्प्रभावी कर दिया। उसने साफ साफ कहा कि संसद को संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की शक्ति है, जिसमें मौलिक अधिकार भी शामिल हैं। मतलब शक्ति वापस संसद के हाथ में। हाँ, और 25वें संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को और सीमित किया और एक नई चीज डाली, अनुच्छेद 31C। अनुच्छेद 31C वो क्या था? वो ये कहता था कि अगर सरकार कुछ खास डीएसपी, अनुच्छेद 39B और 39C, जो धन के संकेंद्रण को रोकने और संसाधनों के उचित वितरण से जुड़े थे, को लागू करने के लिए कानून बनाती है, तो उस कानून को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वो अनुच्छेद 14, 19 या 31 समानता, स्वतंत्रता, संपत्ति का उल्लंघन करता है। अच्छा, और इसने संपत्ति के लिए कॉम्पेंसेशन यानी मुआवजे शब्द को अमाउंट यानी रकम से बदल दिया। हाँ, ये बहुत बड़ा बदलाव था। अमाउंट का मतलब था कि सरकार जो रकम तय करेगी वो फाइनल होगी, और कोर्ट आसानी से ये नहीं देख पाएगा कि वो रकम पर्याप्त है या नहीं। मतलब न्यायिक समीक्षा का दायरा सीमित कर दिया गया। समझ गया। तो ये सब चल रहा था और तब एंट्री होती है केशवानंद भारती की। हाँ, केशवानंद भारती केरल में एडनीर मठ के प्रमुख थे। और उनका क्या मसला था? उनके मठ की जमीन केरल के भूमि सुधार कानूनों की वजह से जारी थी, तो उन्होंने इन कानूनों और इनको ताकत देने वाले 24वें और 25वें संशोधन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। और यहीं से वो ऐतिहासिक मामला शुरू हुआ। बिल्कुल। फिर आया 24 अप्रैल 1973 का वो दिन। सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी बेंच बैठी, 13 जज। 13 जज, अब तक की सबसे बड़ी बेंच। हाँ, और 68 दिनों तक सुनवाई चली, मैराथन सुनवाई। और फैसला वो भी काफी करीबी था शायद। बेहद करीबी, 7-6 के बहुमत से फैसला आया, सिर्फ एक जज का फर्क। सोचिए। कमाल है। तो क्या कहा कोर्ट ने आखिर में? कोर्ट ने पहले तो 24वें संविधान को वैध माना, मतलब हाँ, संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, मौलिक अधिकारों में भी। गोलकनाथ फैसला रद्द हो गया। लेकिन इसमें एक लेकिन था, है ना? वही सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। हाँ, वही इस फैसले का सार है। कोर्ट ने कहा संसद संशोधन तो कर सकती है,
पर संविधान के मूल ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर को नष्ट या विकृत नहीं कर सकती। मूल ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर, ये क्या चीज है? कोर्ट ने कहा कि संविधान की कुछ बुनियादी विशेषताएं हैं जो उसकी नींव है, जैसे लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, कानून का शासन, शक्तियों का बंटवारा, न्यायिक समीक्षा, संघीय ढांचा, ऐसी कई चीजें। संसद अपनी संशोधन शक्ति का इस्तेमाल करके इन्हें खत्म नहीं कर सकती। अच्छा, तो मतलब संसद को शक्ति तो दी पर असीमित नहीं, एक तरह से लगाम लगा दी, संविधान की आत्मा को बचा लिया। बिल्कुल सही। आप संविधान में बदलाव करें, समय के हिसाब से उसे ढालें, पर उसकी पहचान, उसका मूल चरित्र नहीं बदल सकते। इस फैसले ने तो वाकई भारत के संवैधानिक इतिहास में एक नया मोड़ ला दिया। निश्चित रूप से इसने विधायिका की शक्ति और न्यायपालिका की समीक्षा शक्ति के बीच एक बहुत जरूरी संतुलन बनाया। तो अगर हम इसका निचोड़ निकालें तो क्या कहेंगे? देखिए, केशवानंद भारती फैसले ने संविधान को एक जड़ दस्तावेज बनने से बचाया, उसे समय, लेकिन साथ ही उसे मनमाने ढंग से बदलने या उसके बुनियादी सिद्धांतों को खत्म करने से भी सुरक्षित रखा। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति संतुलन को इसने फिर से परिभाषित किया। और ये सिद्धांत आज भी उतना ही जरूरी है ना? बहुत ज्यादा। ये हमें याद दिलाता है कि भारत में संसद सर्वोच्च तो है, पर संविधान से ऊपर नहीं। संविधान की सर्वोच्चता और उसके मूल ढांचे की रक्षा सर्वोपरि है। और यहाँ एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ सकते हैं हम, हाँ। कि ये मूल ढांचा आखिर है क्या? ये तय करने की अंतिम शक्ति जब न्यायपालिका के पास है, तो क्या ये हमेशा शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के साथ पूरी तरह फिट बैठता है, या इसमें कभी न्यायिक अतिरेक की संभावना बनती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर लगातार विमर्श होता रहता है और शायद होता रहेगा। ये संतुलन बनाए रखना ही सबसे बड़ी चुनौती है। बिल्कुल। चलिए, आज के लिए इतना।